दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर उत्तर सहित आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपका त्रैमासिक परीक्षा 2023, इसमें आपको अच्छे से अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। कक्षा 12वीं विषय बिजनेस स्टडी संपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, और वो है प्रबंध का पहला कार्य है। तो इसमें आपको याद रखना है, प्रबंध का जो पहला कार्य है वो है नियोजन। इसके बाद में प्रबंध के सिद्धांत हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है गतिशील। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है, ठीक। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। तो यहाँ पर बाह्य मतलब बाहरी भर्ती का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध का अंतिम कार्य है। तो प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, तो उसमें आप लोगों को याद रखना है नियंत्रण, ठीक है। और दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें लाभांश सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ब वाला हमारा करेक्ट इसमें हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है, ये मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। तो यहाँ पर टेलर के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो था श्रमिक, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का उत्तर आपको श्रमिक लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से किया गया था। तो ये 1991 से। यहाँ पर 1991 आपको याद रखना है, आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। भारापरण सदैव की ओर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नीचे या अधीनस्थ की ओर किया जाता है, नीचे या अधीनस्थ की ओर। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये आंतरिक भर्ती का स्रोत होता है। तो इसमें आपको लिखना है आंतरिक, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह कहलाता है, तो वह पूंजी बाजार कहलाता है। और किसके द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है, तो ये वितरण के द्वारा। तो वितरण यहाँ पर आप लिख देंगे वितरण, ठीक है। अब हम बात करेंगे आप लोगों के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी, और वो है सत्य असत्य लिखिए। देखिएगा यहाँ पर आपको नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो ये भी आपका असत्य है, क्योंकि अनिवार्य नहीं होता है। बजट गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं, नहीं। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, तो निर्देशन और पर्यवेक्षण एक ही नहीं है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, अलग अलग है दोनों, इसलिए। और इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है, क्योंकि जो समता अंशधारी है वो मत डाल सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं वो। विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है, तो ये आपको बताना है सत्य, सत्य आप इसमें बताएंगे। अब देखिए जोड़ी, ये आपकी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे, प्रबंध के जनक, तो जो हेनरी फेयोल है उनको प्रबंध का जनक बोला जाता है। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो ये उदारीकरण में होता है, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण में आपको आएगा शीघ्र निर्णयन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर पदोन्नति, तो जो पदोन्नति होता है ये आंतरिक स्रोत होता है भर्ती का। कार्यशील पूंजी, तो ये चालू संपत्ति होती है, और पूंजी संरचना स्थायी पूंजी होती है। तो इस प्रकार से आप जोड़ी को भी कंप्लीट करेंगे। और अब जोड़ी के बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए, इनको आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। तो नियोजन में सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तो आपको लक्ष्य बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं। तो उसको परिसर या कैंपस भर्ती कहा जाता है, परिसर या कैंपस भर्ती आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ हो ना हानि हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसको सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है, क्योंकि उसमें ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, वो समान होता है। इसलिए स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत
कौन सा है? तो वो अंश पूंजी होता है। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत अंश पूंजी। स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है? तो जो हम इकट्ठी करके रखते हैं दीर्घकालीन पूंजी, वो प्रयोग होती है स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिजनेस स्टडी क्लास 12th MP बोर्ड। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।